नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास दिस में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा। आज जो हम लोग हैं ज्योग्राफी के कुछ शब्द हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या अंतर होता है और इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा बोर्ड पे आपका दिया हुआ शब्द है, जैसे मौसम और जलवायु। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। दोनों में काफ़ी हम लोग को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। दूसरा जो है आपका वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, लगता है कि एक ही चीज़ है दोनों, है ना। इसके बाद है बादल है, तो बादल में हम कुछ प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद कोहरा और धुंध के बारे में पढ़ेंगे, वृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, और जल चक्र है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वर्षा की बात करेंगे। इसके बाद हिमपात, ओले और बादल का फटना पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मौसम पर, है ना। तो आप देखते हो कि मौसम का मिजाज जो है हमेशा आपका अलग अलग होता है। आप कभी कभी सुबह में उठते होंगे तो देखते होंगे काफ़ी आपका तेज़ धूप है, लेकिन कुछ ही पल बाद आपको घने आपका बादल छा जाते हैं, वर्षा हो जाती है, फिर देखिए शाम तक आपका बादल बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये इतना जल्दी जल्दी जो बदलाव हो रहा है इसको हम जलवायु नहीं कह सकते हैं, ये क्या है, मौसम है। यानी इसका अर्थ ये निकला कि मौसम जो है वो प्रति क्षण बदलता है ना। यानी मौसम जो है प्रति क्षण बदलता है। लेकिन अब दूसरा हम टॉपिक पे बात करते हैं, यानी जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है मौसम का एक व्यापक रूप है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी स्थान क्षेत्र विशेष जब आपका मौसम लंबे समय अंतराल बाद बदलता है तो अब हम इस कहते हैं कि वहाँ की जलवायु जो है आपका चेंज हो गया है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे कोई जगह है और यहाँ पे आपका घने वन है ना। क्या है, घने वन हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर घने वन होंगे तो आपका दो तीन चीज़ देखने को मिलेगा। पहला कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो आपका सामान्य होगा, वर्षा अधिक होगी, ऑक्सीजन की पर्याप्तता होगी, और यहाँ पे जीव जंतु, है ना, और पशु पक्षी का ढेर होगा, है ना। तो अगर आप देख लीजिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये सारे चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि हरे भरे जंगल हैं। तो यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे तापमान सामान्य रहेगा, है ना। पेड़ पौधे अधिकता होने के कारण ऑक्सीजन आपका ज़्यादा मिलेगा, हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा। इसके बाद जितने भी आपका जीव जंतु हैं वो आपका यहाँ पर प्रफुल्लित होंगे, फलेंगे, फूलेंगे। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, इस जंगल को काटते जाते हैं, और इसको मान लिया काटते जाते हैं और इस तरह से पूरे जंगल को हम काट देते हैं। तो ये जान लीजिए ये जंगल हम एक दिन में नहीं काट सकते हैं, इसको काटने में आपका कईक वर्ष कईक साल लग सकता है ना। अब देख लीजिए जब यहाँ पे सारा वन आपका कट गया तो यहाँ पर आपने देखा था जो आपका तापमान सामान्य मिला करता था वो तापमान आपका बढ़ जाएगा। वर्षा जितना हुआ करता था वो आपका वर्षा में कमी आ जाएगी। जो आपके जीव जंतु का निवास स्थान था वो जीव जंतु यहाँ से पलायन कर जाएंगे। यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण यहाँ के जो चट्टानें हैं वो आपका टूट फूट करके एक डेजर्ट के रूप में बदलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने छेड़छाड़ किया तो कितना परिवर्तन आया नहीं। आप देखते हो कि पिछले 2 साल में आपका पूरे दुनिया में आपका जो लॉकडाउन लगा, इस कारण से आप देखें कि आपका जो वायुमंडल है या क्लाइमेट है वो आपका काफ़ी हद तक सुधरता गया। तो अब आप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि जलवायु को हम एक दिन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक ज़माने में आपका राजस्थान राजा का स्थान हुआ करता था, और आज जो है हम राजस्थान को एक डेजर्ट के रूप में जानते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका मानव भी जिम्मेवार है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारा जो भारत का बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जलवायु जो है बदलता जा रहा है।
आप अक्सर सुनते होंगे कि पहले बारिश बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन कई वर्षों से बारिश जो है वो कमता जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ का जो जलवायु है उसमें बदलाव आता जा रहा है। बदलाव आने का कई कारण हो सकता है। जैसे आपको बता दें, अगर आप मुग़ल काल में चले जाइए या दिल्ली सल्तनत काल में चले जाइए, तो आपका दिल्ली में जितने भी किले हैं या आगरा में जितने किले हैं वो क्यों बनाया गया वहाँ पे? जाहिर सी बात है कि वहाँ उस समय के जो राजा थे उनके लिए वो जगह जो है काफ़ी आपका अनुकूल था। लेकिन अब देख लीजिए, वर्तमान समय में दिल्ली का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो जल स्तर है, उसका स्थिति काफ़ी बुरा है। वायुमंडल तो इतना गंदा हो चुका है कि वहाँ पर सांस लेना भी आपका दुर्लभ हो गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो आपका भिन्नताएं आई वो एक दिन में नहीं आई। जैसे जैसे आपका यहाँ पे अंग्रेज का शासन हुआ, वहाँ पे कल कारखाने बड़े स्तर पे खोले गए, जनसंख्या का बसाव बहुत तीव्र गति से हुआ। तो ये जनसंख्या का बसाव तीव्र गति होने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ के जो वायुमंडल है वो आपका दूषित होता गया। तो ये दो चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपका मौसम क्या है और जलवायु क्या है। वाष्पीकरण, अब क्या है? वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जब जल वाष्प के रूप में बदलता है तो इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं, है ना। जब कहीं भी या किसी क्षेत्र विशेष में तापमान अधिक होता है तो जो आपका सागर है, महासागर है, नले हैं, या फिर इसके बाद कहिए नालियाँ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, है ना, पोखर है, ये सब का पानी जो है आपका गर्म होकर के वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होकर के वो आपका ऊपर उठता है। आप ऐसे भी जानते हैं कि गर्म होने पर वायु जो है आपका ऊपर उठती है, तो गर्म होने पर जलवाष्प जो है वो आपका वायु के साथ समाहित होकर के ऊपर उठती है। तो इस घटना को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं, है ना। ये वाष्पीकरण का कई कारण हो सकता है, लेकिन अगर हम धरती की बात करें तो इस पे सबसे बड़ा कारण आपका सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पे पड़ता है और आप जानते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पे आपका जल है, लगभग 71% पर, है ना। तो आप यहाँ पे देखते हो कि जल का वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद संघनन की बात करेंगे। संघनन का मतलब होता है मिलना। जब यही वाष्पीकृत जो आपका जल है जब आपका अलग अलग होता है तो ये वाष्पीकरण के रूप में होता है, लेकिन जब ये आपस में मिलती है तो ये संघनित होती है। संघनित मतलब जमा होना। तो संघनन का मतलब जोड़ना, यानी छोटे छोटे, देखिए आप समझिएगा, पहला हमने यहाँ पे समझा कि ये आपका कोई सागर है, सागर पे आपका सूर्य का प्रकाश खास तौर पे आपका पड़ा, तो यहाँ की आपका जो वायु है वो गर्म हुआ, साथ साथ गर्म भी जल भी आपका गर्म हुआ और ये जो है आपका वाष्पीकृत होना शुरू हो गया। तो ये हो गया वाष्पीकरण। क्या हो गया? वाष्पीकरण। और यही जो है आपका वायु जो है के साथ जो आपका जल का मिलाव है ये आपस में जुड़ करके क्या होता है? संघनित होता है ना। तो इसको हम लोग संघनन बोलेंगे, ठीक है। अब यही जो आपका संघनन हो करके बड़े बड़े आकार में परिवर्तित हो जाता है, तब इसको हम लोग बादल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बादल। यानी संघनन जो है अत्यधिक मात्रा में होता है और ये धीरे धीरे आपका फैल जाता है बड़े रूप में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। अब देख लीजिए, वायुमंडल में जो है आपका जल का परसेंटेज लगभग 4% होता है। आपको बता दें, अगर आपका सूर्य का प्रकाश धरती पे नहीं होता या आता तो बता देते हैं कि यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होता, और जब वाष्पीकरण नहीं होता तो संघनन नहीं होता, जब संघनन नहीं होता तो बादल नहीं बनता, और जब बादल नहीं बनता तो वर्षा नहीं होती, जब वर्षा नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि आपके सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पे अब देख लीजिए कि जो वायु है, वायुमंडल है,
ये आपका कई हज़ार मीटर या फीट तक ऊपर होता है ना। वायुमंडल जब हम पढ़ाएंगे तो इसको काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे। अब देखिए इस वायुमंडल में आपका 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। एक आपका पच्छाब, क्या पाया जाता है? पच्छाब। ये जो है लगभग आपका 6000 से 10,500 मीटर तक ऊंचा होता है। यानी पच्छाब बादल जो है वो आपका 6000 से 10,500 मीटर तक ऊंचा होता है और यह आपका चिड़िए के पंजे की तरह दिखता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम पच्छाब मेघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पच्छाब मेघ। इसके बाद दूसरा जो है आपका कपासी मेघ है। कपासी नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, कपास की तरह यानी रुई की तरह जो है ये आपका बिल्कुल होता है। और ये जो है ये देख लीजिए, ये रुई की तरह आपको दिखता है। कौन? कपासी मेघ, है ना। तो यानी जो रुई की तरह दिखता है और इसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा अधिक जो है गर्जन होता है। कभी कभी आपका बारिश होता होगा तो आप महसूस करते होंगे कि बादल जो बहुत ज़्यादा गरजती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका गर्जन होता है वो आपका कपासी मेघ में ही होता है। किस में होता है? कपासी मेघ में ही। इसके बाद हम लोग और चलते हैं। इसके नीचे जो बादल होता है उसको हम तस्तरी मेघ बोलते हैं। तस्तरी यानी तस्तरी नुमा, तस्तरी यानी तस्तरी नुमा। तो तस्तरी नुमा जिस जो बादल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? तस्तरी मेघ। इसमें भी आपका वर्षा होती है ना। लेकिन आपका धरती से जुड़ा हुआ जो सबसे नज़दीक में जो काले रंग का दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्षा मेघ। जो बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा? तो डार्क दिखेगा, है ना। बिल्कुल ये आपको डार्क देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका डार्क है इसी को बोलते हैं वर्षा मेघ, है ना। इसी से आपका बारिश अत्यधिक होता है। अगर आपको कहीं पे आप सफ़र कर रहे हैं और आपको इस तरह का बादल दिखे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के बादल में क्या हो सकता है। यानी अगर आपको कपासी मेघ दिखे तो आप सतर्क हो जाइए कि बिजली चमकेगा और बिजली गिरेगी, है ना, गर्जन होगा, है ना। इसमें जो है वर्षा न के बराबर होता है ना, क्योंकि ये जो है हिमपात के रूप में आपका जमा होता है ऊपर, है ना। इसके बाद आ जाइए और एक चीज़ और समझिए कि बादल कहते किसको हैं। तो जब भी आपका वाष्पीकरण होता है और वह वाष्पीकरण जो है ऊपर जा कर के जो धूलकण होता है उस पे लटक लटक करके जो आपका जमा हो जाता है उसी को हम बादल कहते हैं। और जब ये बादल जो है कम घना होता है तो हवाएं जो है इधर से उधर इसको उड़ा करके ले जाती है। तो हम अक्सर देखते हैं बादल को इधर उधर जाते हुए। यानी जो आपका वायु है, ये जो घनीभूत आपका वाष्पीकरण जो संघनन जो होते हैं उसको इधर से उधर उड़ा करके ले जाते हैं। तो हमको लगता है कि बादल इधर उधर जा रहे हैं, है ना। इसके बाद आ जाइए कोहरा और धुंध की बात करते हैं। तो कोहरा और धुंध जिसको हम लोग धरती का बादल बोलते हैं, यानी वाष्पीकरण हुआ और वो जो है आप जानते हो कि पृथ्वी के नज़दीक में जो धूलकण होता है उसका आकार बड़ा होता है। तो टेम्परेचर इतना अधिक नहीं होता है जिससे वो वाष्पीकृत जो आपका जल है वो काफ़ी ऊपर चला जाए। अगर काफ़ी ये ऊपर चला गया तब तो ये बादल कहलाएगा। लेकिन जब ये धरती के आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तब इसको कोहरा या धुंध कहते हैं। जब आपका ये कम संघनित होता है तब इसको धुंध बोला जाता है, और जब ये डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है, तब इसको हम लोग कोहरा बोलते हैं। कोहरा को हम धरती का बादल भी कहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कोहरा काल में जो है काफ़ी आपका एक्सीडेंट हुआ करता है ना, क्योंकि उस समय जो है सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण वाहन एक दूसरे से आसानी से टकरा जाते हैं। तो कोहरा और धुंध आप समझ गए होंगे, क्लियर है। धुंध जो है कम घना होता है और कोहरा जो है अधिक
है। आप देखिएगा इस प्रकार का जो कोहरा और धुंध जो मिलेगा ये आपके ठंडे प्रदेशों में अधिक मिलेगा, या आप भारत में रहते हैं और ख़ास करके भारत के उत्तरी भारत में रहते हैं तो जाड़े के मौसम में आपको इस प्रकार को कोहरा और कुहासा देखने को मिलेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, धरती का बादल बोलते हैं। यानी तापमान इतना अधिक नहीं होता है कि आपका वाष्पीकृत होकर के ऊपर चला जाए, यानी ये पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में ही आपका जो धुलकन है ना, धुएं का जो कण है उसमें लटक करके रह जाता है। वृष्टि कहने का मतलब है कि वृष्टि यानी गिरना। वृष्टि आपका वर्षा के रूप में हो सकता है, हिमपात के रूप में हो सकता है, ओले के रूप में हो सकता है। वृष्टि का मतलब समझिएगा कि नीचे जो आपका ऊपर से जो जलवाष्प गया ऊपर की ओर, तो वो नीचे किस रूप में गिरता है। तो कय्यक रूप में गिर सकता है, वर्षा के रूप में गिर सकता है, ओले के रूप में गिर सकता है। यानी आकार बहुत बड़ा बड़ा हो गया जिसको वायुमंडल जो है या वहाँ का जो धुलकन है भार को सहन नहीं कर पाता है और वह तीव्र गति से आपका नीचे गिर जाता है। आपको बता देते हैं कि वर्षा या हिमपात या ओले का गिरने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वह है आपका गुरुत्वाकर्षण का होना। अगर धरती पे आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आपको बता दें कि कभी भी आपका वर्षा नहीं होता, ना हिमपात होता और ना ही आपका ओले गिरते। यानी ओले गिरने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आपका गुरुत्वाकर्षण का होना चाहिए। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो है उस बादल को, उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब देख लीजिए, अगर उसका आकार छोटा है तो कम गति से खींचेगा, अगर उसका आकार बड़ा है तो वो तीव्र गति से आता है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आप देखते हो जल चक्र। जल चक्र समझिए, आपको हमने पहले भी बताया कि धरती पर लगभग 71% भूभाग पर आपका जल है और ये जल जो है हर समय वाष्पीकृत होते रहता है। क्योंकि आप ऐसा महसूस करते होंगे कि धरती पर एक तरफ दिन होता है हमेशा, तो एक तरफ रात होता है। यानी अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर अगर 12 घंटा का दिन है तो आप दूसरे तरफ देखिएगा कि 12 घंटा का रात भी हो सकता है। कहीं पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। तो ये आपका अंतर देखने को मिलता है। अब क्या है कि जो जल है इस धरती पर हर समय आपका वाष्पीकृत होता रहता है। तो ये वाष्पीकृत होता है, ये आपका वाष्पीकृत होने के बाद संघनन होता है, संघनन के बाद ये बादल बनता है, बादल के बाद यह आपका पुनः धरती पर चूता है, फिर आपका ये नदी नाले में जा करके फिर से समुद्र में चला जाता है। यानी आपको एक अगर फिगर के माध्यम से आप समझे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं जल चक्र को। ये देख लीजिए, ये आपका समुद्र है। क्या है? समुद्र। अब जब आपका सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो ये क्या होता है, ये आपका वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है और ये आपका संघनित होता है। जब संघनित होता है, जब इसका आकार बड़ा हो जाता है बादल के रूप में, और जब ये भारी होता है तो पुनः ये धरती पर क्या होता है, चू जाता है, जिसको हम लोग वर्षा या ओले या किसी रूप में देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपका जल है ये ऐसे गया और ये पुनः जो है ऐसे आ गया। अब देखिए, वर्षा आपका कोई पर्वत पहाड़ नदियाँ कहीं भी है ना, इस पे हुआ और ये जो है नदे नाले के रूप में आपका फिर से समुद्र में चला आता है। तो ये आपका जल चक्र हो गया। यानी जहाँ से जल गया वहीं पुनः वापस दूसरे रूप से चला आया। तो जल चक्र आप समझ गए होंगे। अब क्या है कि जल चक्र के अनुसार हम वर्षा को 3 रूप में बांटते हैं। यानी पूरे दुनिया में जो वर्षा है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक आपका संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा जो है चक्रवातीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा उसे कहते हैं कि जहाँ कहीं पर आपका जल की पर्याप्तता है, खास करके ये जो वर्षा होती है वो आपका विषुवत रेखा यानी निम्न दाब क्षेत्र में होता है। समझिएगा, यहाँ पे ये अगर आप पृथ्वी को माने तो यहाँ पे आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं
वो आपका यहाँ पे लो प्रेशर होता है, निम्न वायु दाब होता है। चूँकि यहाँ पे जल की पर्याप्तता भी है, तो ये जल जो है सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट आपका वाष्पीकृत होता है और पुनः वहीं पे चू जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्षा होता है उसको हम संवहनीय वर्षा कहते हैं, यानी जहाँ पे आपका वाष्पीकृत हुआ पुनः वहीं आसपास में चू गया। आपको बता दें कि विषुवत रेखा पे हर दिन जो है 12 बजे के बाद यानी 2 बजे से 3 बजे के बीच में जोरदार बारिश होती है पर डे, और फिर देखिएगा कि शाम तक आकाश आपका नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। आप अमेज़न जंगल की बात करें, जहाँ पे वर्षा इतना ज़्यादा अधिक होती है कि वहाँ के पेड़ जो हैं प्रकाश पाने के लिए काफ़ी लंबा ऊंचा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्षा होगा उसको हम लोग बोलेंगे संवहनीय वर्षा। अब देखिए, यही जो आपका वाष्पीकृत जो आपका जल है वो किसी पर्वत पहाड़ पठार के सहारे उठती है और पुनः बारिश करा देती है। तो इस प्रकार के हम वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपका पर्वतीय बारिश होती है। आपको बता दें कि भारत में अगर हिमालय नहीं होता तो आज आपके यहाँ वर्षा नहीं होती, यानी हिमालय या फिर आप देखते होंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब जो है बारिश कराने में अहम रोल निभाती है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पर्वत के सहारे जो आपका वायु उठ करके ठंडी होकर के पुनः बरस जाती है, तो इस प्रकार के वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। यानी आपको पूछा जाए कि वर्षा में सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है, तो वो है आपका पर्वतीय वर्षा। और आपका हिमालय पर्वत जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देख लीजिए कि मासिनराम और चेरापूंजी जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे, इसके वर्षा में आपका इसका अहम रोल होती है। तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चक्रवातीय वर्षा की बात करते हैं। जब किसी स्थान का जो टेम्परेचर है लो हो जाता है तो वहाँ की वायु जो है तीव्र गति से ऊपर उठ जाती है, तो और उसको गैप जगह को भरने के लिए चारों तरफ से आपका ठंडी हवाएं जो है आपका घुसती है। तो घुसने के साथ जो है वो आपस में टक्कर खाती है और टक्कर खाने के बाद जो है वहाँ अगर मान लिया यही आपका स्थिति समुद्र में बनता है तो समुद्र का जो आपका जो जल है वो अपने साथ उठा लेती है, और उठाने के बाद जहाँ कहीं पर भी वो आपका है ना टेम्परेचर आपका हाई बनता है वहाँ पे आपका जाकर के बरस जाती है। तो इस प्रकार के वर्षा को हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये वर्षा आपके काफ़ी भयावह होते हैं। आप देखते होंगे कि जो भी आपका समुद्र के किनारे जो आपका नगर बसे होते हैं, स्टेट बसे होते हैं, देश बसे होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो वर्षा है उसका सामना हमेशा करना पड़ता है। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि वर्षा का कौन कौन सा प्रकार है। हिमपात की बात करें तो जब देखिए आपको हमने बताया कि वाष्पीकरण के दौरान जब आपका जो जल है वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठ जाता है और टेम्परेचर कम होने के कारण वो जो है आपका हिम के रूप में बदल जाता है, और वह अगर थोड़े बहुत आपका हल्का हल्का गिरता है तो उसको हम लोग हिमपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमपात कहते हैं। लेकिन वही जो आपका अधिक ठंडा होने के कारण, आकार बड़ा होने के कारण जब वो पुनः धरती पर गिरता है तो उसको हम लोग ओले बोलते हैं, है ना। ओले कभी कभी इतने बड़े होते हैं जिससे आपका घर का दरवाज़ा, आपका अगर जो आपका टाइल्स है या फिर आपका छप्पर का मकान है वो आपका बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, यानी वो उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। अब आ जाइए बादल का फटना। बादल का फटना क्या है, समझिए बात। ये बादल का फटना आपको अक्सर जो है भारत के खास करके उत्तरी भाग में यानी हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। बादल का फटना का मतलब है कि बारिश जो है वो कई एक घंटा का बारिश अगर कुछ ही समय में हो जाए, है ना, तो इसको हम लोग बादल फटना बोलते हैं। जैसे मान लिया कि ये मान लिया गया है और यहाँ पे 24 घंटा से लगातार बारिश हो रही है। अब देखिए 24 घंटा से लगातार बारिश हो रही है
तो एक आपका वो वर्षा होते जाएगा, जो वर्षा होगी उसका पानी धीरे धीरे आपका नली नाले से आपका नदी में चलता चला जाएगा और फिर नदी से समुद्र में, है ना। लेकिन अब देखिए, अगर यही 24 घंटा का बारिश अगर गया में 1 घंटा में हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि गया में ऐसे कुछ नाले या नालियाँ होगी जो उतने रफ्तार वाले बारिश को ढो सके। अब क्या होगा कि वैसे स्थिति में जो नदी नाला है वो पानी ले जाने में असक्षम रहेगा और पानी को इधर उधर उड़ेर देगा, जिससे पूरा शहर आपको आसानी से डूब सकता है। तो बादल फटने की घटना यही होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ये अक्सर होता है कि चारों तरफ से जो बादल घूमते रहती है वो पहाड़ी से टकराने के बाद एक साथ अपनी एक जगह पर आकर के संग्रहित हो जाती है, और जो वर्षा आपका कईयों घंटक में होना चाहिए था वो आपका कुछ ही पल में हो जाता है, जिससे आपका अधिक बारिश होने के कारण जो पर्वत पहाड़ पे जो चट्टानें हैं, मलबा हैं, बांध है, वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और मलबा काफ़ी तीव्र गति से नीचे बढ़ती है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको बर्बाद कर देता है। आप देखे होंगे कि उत्तराखंड में इस तरह का केसेस आपको मिला होगा, है ना। तो आपको बता दें कि बादल का फटना एक आपका काफ़ी भयावह घटना है। आप समझ गए होंगे कि जब कई घंटा का बारिश एक ही वक्त में आपका छू जाता है, जिससे वहाँ के नदी नाले उस पानी को ले जाने में असमर्थ रहता है और बड़े स्तर पे मलबे का बहाव होता है, डूब जाता है। आप देखे होंगे केदारनाथ वगैरह में जो आपका दुर्घटना घटी वो बादल फटने जैसी घटना ही थी। तो आप आसानी से ये सारे जो पॉइंट है उसको समझ गए होंगे दोस्तों। अगले बार हम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और मित्रों बता दूं जो कोई ने अभी मेरा चैनल रीड एंड पास जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, है ना। क्योंकि जब तक आप मेरे कमी को नहीं बताएंगे तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मेरे में क्या कमी है। आप मेरे कमी को बताने का प्रयास करिए या फिर कुछ और अपना मर्तना दीजिए कि सर इसमें और क्या होना चाहिए। मैं आपके इस तरह के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। तो अगले बार फिर मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।